हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर है आपका मेंस क्वेश्चन डिस्कशन। अभी तक आपने देख लिया है बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 13। तो ये जो लेक्चर है आपका एक तो बेनिफिट करेगा आपको सेक्शंस को याद करने के लिए, और उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी आज आप दोबारा रिकॉल कर लेंगे। प्लस हम देखेंगे कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे जाते हैं। प्लस इम्पोर्टेंट केस लॉस भी आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके मेंस के लिए क्लास है कि कैसे आपको मेंस के आंसर लिखने हैं, क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो आप मेंशन कर सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है आपका बीएनएसएस का, इसके साथ हम सीआरपीसी के भी सेक्शंस कवर करेंगे। ठीक है, बीएनएसएस के सेक्शन प्लस सीआरपीसी दोनों के सेक्शन यहाँ पे कवर किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर आपका। पहला क्वेश्चन है, ये जो आपकी हेडिंग है इस टाइप से आपको, ये क्वेश्चन को ही हमने हेडिंग बनाया हुआ है। ठीक है, तो जितने टाइप की आपकी हेडिंग्स आएगी उतने टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन से क्या समझते हैं। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से आप क्या समझते हैं, अन्वेषण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सेक्शन 2H, ये किसका सेक्शन है, ये है आपका सेक्शन सीआरपीसी का। जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा वो सेक्शन आपके सीआरपीसी के, और जो मैंने ऊपर हैंड रिटन लिखा हुआ है वो आपकी बीएनएसएस का सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन 2H आपका सीआरपीसी का, एंड सेक्शन 21L आपका बीएनएसएस का। ये बात करता है आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। फिर आप लिखेंगे कि इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप सेक्शन की डेफिनेशन याद है तो आप लिख सकते हैं एज पर द डेफिनेशन। अगर आपने वर्ड लिखा एज पर द डेफिनेशन तो आपको एज इट इज वर्ड लिखने होंगे। जो आपको बेयर एक्ट में वर्डिंग है वो एज इट इज लिखनी होगी, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया एज पर द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आपको डाउट है कि मुझे डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड नहीं याद है, तो आप ये वर्ड लिखने की जगह सीधी डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने कैसे लिखा है कि सेक्शन 21L के अंदर डिफाइन है आपका इन्वेस्टिगेशन स्टॉप। अब आगे आप अपने अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट ऑल द प्रोसीडिंग अंडर द कोड for the collection of evidence conducted by police officer or by any other person। हमें पता है कि इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस को इकट्ठा किया जाता है आपका, कौन करता है, या तो आपका पुलिस ऑफिसर करता है या अन्य व्यक्ति करता है। अन्य व्यक्ति आपका इन्वेस्टिगेशन करता है जिसको पावर आपके मैजिस्ट्रेट ने दी है। ठीक है, तो इसी बात को हमने यहाँ लिख दिया। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई केस लो याद है तो आप मेंशन कर दीजिए। हमारे पास यहाँ पे केस है H.N. रिचबर्न वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन आपका जनरली ये पॉइंट्स कवर करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपके इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। इसके अंदर टोटल आपके 5 स्टेप्स है। टोटल 5 स्टेप्स में हमने आपके क्या देखा है, इन्वेस्टिगेशन को देखा है। पहला, इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे, उस जगह पे जाके आप प्रोसीडिंग करेंगे। आप कार्रवाई के लिए क्या करेंगे, उस स्पॉट पे जाएंगे जहां पे आपका क्राइम हुआ है, उस स्पॉट पे जाके आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके, एसरटेन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस। आप देखेंगे क्या फैक्ट्स है, क्या सर्कमस्टांस है केस के। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या देखते हैं, सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स भी देखते हैं। डिस्कवर करते हैं, अरेस्ट करते हैं सस्पेक्टेड ऑफेंडर को। जो व्यक्ति आपका सस्पेक्टेड है, आपको डाउट है कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया हो सकता है, आप उसको डिस्कवर करेंगे और उसको अरेस्ट करेंगे। फिर आप कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन करेंगे। आप या तो एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, विटनेस का एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हैं, और जो एग्जामिनेशन किया है आपने उनको आप लिखित में लिख देंगे। सर्च ऑफ प्लेस, जगह को सर्च करेंगे, सीज करेंगे, वहां से जो वस्तु आपको मिलती है उसको आप सीज करेंगे। ठीक है, जब्त करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन बनाएंगे कि जब आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो क्या आपको लगता है कि ऑफेंस हुआ है। अगर ऑफेंस हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि ऑफेंस सच में कमिट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस बात की सूचना आप मैजिस्ट्रेट को दे देंगे। ठीक है, इस बात की सूचना आप मैजिस्ट्रेट को देंगे। आप बनाएंगे चार्जशीट अंडर योर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है स्टूडेंट, ये फास्टली मैं आपको रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है, आपने अभी पूरा प्रॉपर सेक्शन देख लिया है कि बीएनएसएस के क्या क्या सेक्शंस है।
तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। आपको बस एक फॉर्मेट पता लग रहा है यहाँ पे कि क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे मेंशन करनी है आपको, ठीक है? फिर हमारे पास एक केस और आता है, वीनू भाई हरि भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का आपका एक ही ऑब्जेक्ट है, अल्टीमेट आपका यही एम है कि आप पता लगाएं कि किस व्यक्ति ने क्राइम किया है और उसको आप लिखें। आप पता लगाएं कि किस व्यक्ति ने क्राइम किया है, उसको आप प्रॉपर्ली अपनी बुक में मेंशन कीजिए, ठीक है? ये आपका इन्वेस्टिगेशन का एक हमारा मेन एम है। ये पहला क्वेश्चन होगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। हमने क्या किया, हमने इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन मेंशन किया, अकॉर्डिंग टू ये बेल एक्ट क्या डेफिनेशन है हमने देखी, फिर हमने उस डेफिनेशन में से पॉइंट्स निकाले। हमारे पास एक केस था आपका, वो केस हमने मेंशन किया, फिर हमने 5 पॉइंट लिखे आपके इन्वेस्टिगेशन के कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर आपको केस वहां पे नहीं याद आता तो आप सीधा डायरेक्टली भी पॉइंट्स मेंशन करके आ सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिक आपसे पूछा है कि केस लॉज आप मेंशन कीजिए, तो फिर आपको केस लॉ के लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई केस लॉज है, तो आप केस लॉ के अकॉर्डिंग हमें समझाए, तो फिर आपको केस लॉ लिखना कंपलसरी हो जाता है। अगर सामने एग्जामिनर ने नहीं पूछा है आपसे केस लॉ के बारे में, तो आप केस लॉ लिखना चाहो तो लिख लो और नहीं लिखना चाहते तो ना लिखो, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एफआईआर? एफआईआर से क्या आप समझते हैं? हाउ इट इज रिकॉर्डेड। एफआईआर क्या है और एफआईआर से कैसे आप रिकॉर्ड की जाता है, रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है एफआईआर की, इसको बताना है। साथ में आपको बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है आपके ट्रायल के। इम्पोर्टेंस क्या है एफआईआर की, और इट इज मैंडेटेड दैट नेम ऑफ ऑल द विटनेस मेंशन इन एफआईआर। आपको ये चारों क्वेश्चन के जवाब देने हैं कि एफआईआर कैसे क्या होती है, एफआईआर कैसे रिकॉर्ड की जाती है, क्या एफआईआर इम्पोर्टेंट है आपकी, और आपको एफआईआर में सारे विटनेस के नाम लिखना आवश्यक है या नहीं है, ठीक है? इन सब बातों को हम वन बाय वन आपके क्वेश्चन में लिखेंगे। अब आंसर फ्रेमिंग देखिए कैसे किया गया। हमने पहले मेंशन किया कि एफआईआर जो है आपका वो कहाँ पे मेंशन है। ऐसा होता है कि एफआईआर एज सच आपके बेयर एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ, मतलब एफआईआर वर्ड का यूज हमने नहीं किया है बेयर एक्ट में, ना ही कोई डेफिनेशन आपकी समझाई गई है एफआईआर के बारे में। लेकिन जब हम पढ़ते हैं आपका सेक्शन सेक्शन जब हम देखते हैं सेक्शन 154 एंड सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है, तो वहीं कहीं ना कहीं हमको पता लगता है कि जो आपके संज्ञेय अपराधों की हमने जब इंफॉर्मेशन दी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब हमने इंफॉर्मेशन दी है, तो उसी इंफॉर्मेशन को हम एफआईआर कहते हैं, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन हम कैसे देते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपकी या तो ओरली होती है या फिर आपकी रिटन फॉर्म में होती है। ये इंफॉर्मेशन या तो आपकी ओरली होगी या लिखित में आपको पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को हम ये देंगे आपकी, ठीक है? तो हमने बता दिया कि एफआईआर कैसे की जाती है और कैसे रिकॉर्ड किया गया, या तो ओरली या लिखित में आप क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को आप देंगे अपनी इंफॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था कि ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस क्या है एफआईआर का, क्या उद्देश्य है और क्या आवश्यकता है आपकी, क्या इंपॉर्टेंस है एफआईआर की, तो बताइए। इसके अंदर एक केस है स्टूडेंट आपका, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री, ठीक है, 1960 का केस है। इसमें क्या कहा गया कि एफआईआर इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस which is the first in point of time on the strength of which the investigation into the offense is commenced। अब आपने क्या बताया, इस केस में कहा गया कि एफआईआर आपकी पहली सूचना है, ठीक है, एफआईआर की पहली सूचना है, फर्स्ट पॉइंट इन टाइम पे आप जो सूचना देंगे उसी को हम एफआईआर मान लेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूती मिलेगी इन्वेस्टिगेशन को। अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो हमें पता लगेगा ना कि किस पॉइंट ऑफ डायरेक्शन में हमें क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है? तो ये आपका, इससे हमारी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो एफआईआर क्या हुआ, पहली बार आपने प्रथम सूचना जिसको दी है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर मानी जाएगी, और एफआईआर से आपके इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है, और एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन आपकी शुरू भी तभी होती है जब आप एफआईआर करते हैं। नेक्स्ट केस है आपका हसीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ बिहार का केस है 1972 का। इसमें कहा गया ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, क्या उद्देश्य है एफआईआर का, इसी से हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो मोशन में आता है।
आपने जब एफआईआर की उसके बाद ही जो हमारे क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं उनका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। जो क्रिमिनल लॉज हमारे बने हुए हैं इनका काम इस एफआईआर के बाद ही स्टार्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि एफआईआर ही से ही आपका क्रिमिनल लॉ क्या है, फोर्स में आता है, मोशन में आता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिज क्राइम एक्टिविटीज। एफआईआर में क्या लिखेंगे, एफआईआर में आप लिखेंगे कि क्या क्रिमिनल एक्टिविटी क्या हुई है। एफआईआर में आप मेंशन करेंगे कि किस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या उस व्यक्ति ने हमारे साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज की है, इसके बारे में जब हम सूचना देते हैं उसी को हमने एफआईआर किया है। अब आप देखिए मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर। इन्होंने हमसे पूछा था कि आप एफआईआर को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो अब हम यहाँ पे पूरा इलेबोरेट करके बताएंगे कि एफआईआर कैसे कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। सेक्शन 154 सेक्शन 173 आपको बताता है कि एफआईआर को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट आप देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहा है, जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया है, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया उसी सीक्वेंस में आप जवाब देते हुए चलेंगे, ठीक है। और आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। एग्जामिनर ने आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे उसका आंसर यस या नो में भी है ना, अगर ठीक है यस या नो में भी उसका आंसर, तो वो भी आपको मेंशन करना है। तो आपको क्या मेंशन करना है, आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हर क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, ठीक है। चाहे वो बिल्कुल ही मतलब कि छोटा सा क्वेश्चन है, उसका भी आपको जवाब देना है अपने आंसर में। प्लस सेक्शन आपको याद है तो सेक्शन इंपोर्टेंटली मेंशन करके आइए वहां पे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको सेक्शंस याद है और आपको बेयर एक्ट की नॉलेज है। बेयर एक्ट की एज इट इज लैंग्वेज लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो आप वर्ड यूज करें वो आप बेयर एक्ट वाले ही यूज करें, ठीक है। अगर आपको वर्ड्स यूज करने हैं तो जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज के वर्ड्स ही आप यूज करिए। पूरा पूरा सेंटेंस आपको कट कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वर्ड्स वही यूज करें जो कि बेयर एक्ट में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे भी देखिए इन्होंने, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने वर्ड्स वही यूज किए जो कि बेयर एक्ट में है। इसमें क्या कहा गया, हम कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग आपकी एफआईआर की। इट इज गिवन बाय इन्फॉर्मेंट। पहली बात, एफआईआर की सूचना कौन देता है, इन्फॉर्मेंट देता है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने सूचना दिया इन्फॉर्मेंट कहा जाता है। उसने सूचना दी आपकी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को उन्होंने सूचना दिया। सूचना आपकी ओरली या लिखित दोनों में हो सकती है, मौखिक या लिखित दोनों रूप में आप सूचना दे सकते हैं। अगर आपने ओरली सूचना दी है, बोल के सूचना दी है, तो उसको लिखा जाएगा ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा, ठीक है। अगर आपने बोल के सूचना दी है तो ऑफिसर इंचार्ज को लिखेगा और लिखने के बाद आपको पढ़ के सुनाया जाएगा, ठीक है। रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, जो उन्होंने बातें लिखी है उनको पढ़ के सुनाया जाएगा आपका ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा। और ये लैंग्वेज क्या यूज करेंगे, कोर्ट की लैंग्वेज आप यूज करेंगे, सॉरी जो लैंग्वेज में वो व्यक्ति बोल रहा है उसी लैंग्वेज में आप लिखेंगे। अगर ठीक है, और अगर मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति को आपका लिखा हुआ नहीं समझ आता तो आप उसको पढ़ के सुनाएंगे, उसकी लैंग्वेज में उसको समझाएंगे कि हमने क्या लिखा है। तो क्या होगा, अगर किसी ने ओरली बोला है कुछ तो फिर आप उसको लिखित में लिख के बताएंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उनको पढ़ के सुनाएंगे, ओके। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने लिखित में सूचना दी है, किसी व्यक्ति ने आपके लिखित में सूचना दिया है या आपने उसको लिखा है, ठीक है, या तो आपने लिखा है या सामने वाले व्यक्ति ने लिखित में ही आपको सूचना दिया, तो फिर आप उसके साइन करवाएंगे। आप क्या करवाएंगे, उसके सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है। आप क्या करवाएंगे, उसके सिग्नेचर वहां पे करवाएंगे। और जो बातें मेंशन की गई है उसको आप अपनी बुक्स में लिखेंगे। बुक का मतलब क्या है कि जनरल डायरी जो आपके पुलिस ऑफिसर बनाते हैं, उस जनरल डायरी में भी आपका इसको मेंशन किया जाएगा कि एफआईआर ऐसे हमारे पास आई है। अब आप एक कॉपी देंगे इन्फॉर्मेंट को, किसके फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को एफआईआर की आपकी कॉपी दी जाएगी, ठीक है। वहीं बात की जाए अगर सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में हम बात करते हैं, जो कि आपके रेप केसेस से रिलेटेड है, रेप केस और गैंग रेप से जो रिलेटेड आपके ऑफेंस है, वहां पे जो रिकॉर्डिंग होगी आपकी वो कौन करेगा, मस्ट वो की जाएगी आपकी वीमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा। सेक्शन बीएनएस की, सॉरी बीएनएस की बात करें हम तो 64, 65, 66 आपके ऐसे जो सेक्शन है आपके रेप से रिलेटेड वो यहाँ पे बात की गई है, ओके। स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे, आप एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि सिलेबस में आपका सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों ही मेंशन किया गया है, ठीक है। तो फिर आपको दोनों सेक्शन वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन करके आने पड़ेंगे आपके
जब आप इसका आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको दोनों सेक्शन मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे याद कर लीजिए कि आपको वहां देख के पता लीजिए कि हाँ ये सेक्शन सीआरपीसी में ये है, बीएनएसएस में ये है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके उनको तो आपको याद करना ही है। अब जैसे 154 इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कीजिए 173, ठीक है। अगला है आपका एफआईआर एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर का क्या मतलब हुआ और विटनेस का जो आपने स्टेटमेंट लिया है उससे क्या मतलब समझते हैं आप, क्या मतलब है इसका। एफआईआर एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या एफआईआर अलग बात है और आपकी स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अलग बात है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, एफआईआर इज द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कमीशन ऑफ कॉग्निटिव ऑफेंस। एफआईआर आपको बताता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, कॉग्निटेबल ऑफेंस हुआ है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो है ये अलग है आपके किससे, कि जो स्टेटमेंट आपने दी है, किसी व्यक्ति ने दिया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप किसी गवाह से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करवा रहे हैं तो वो अलग है, एफआईआर अलग है। एफआईआर प्रथम सूचना है, ठीक है। जो पीड़ित है या पीड़ित के जो रिलेटिव्स है वो जाके बताते हैं कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, ये अलग है। और स्टेटमेंट ऑफ विटनेस आपका अलग है। देखो, एफआईआर से क्या होता है, एफआईआर से आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि इन्वेस्टिगेशन आपकी स्टार्ट एफआईआर से होती है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस से आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होती है। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो है वो आपका पुलिस लेती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। आफ्टर पुलिस हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट कर लेती है पुलिस तो वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस लेते हैं आपका। सिग्नेचर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, कि एफआईआर पे आपको पता है कि हमेशा सिग्नेचर लिया जाता है। एफआईआर पे आपका हमेशा सिग्नेचर लिया जाएगा इन्फॉर्मेंट का, लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस है आपका, इस पे आप कभी भी सिग्नेचर नहीं लेते। आपने देखे थे जब आपने बेल एक्ट पढ़ा है तब आपने देखा है कि क्या होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस है उन पे कभी भी आपका क्या नहीं लिया जाता, कभी भी उस पर सिग्नेचर नहीं लिया जाता है। सेक्शन 181 में आपका मेंशन है, ठीक है। सेक्शन 181 ऑफ बीएनएसएस और सेक्शन 162 आपका ये बात करता है, ओके, कि आप स्टेटमेंट ऑफ विटनेस पे कभी भी सिग्नेचर नहीं लेंगे। वहीं एफआईआर जो है आपकी उस पे सिग्नेचर लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका, एफआईआर इज इंसाइक्लोपीडिया और नोट, ठीक है। आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं जब आप एफआईआर के बारे में लिखेंगे तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं कि एफआईआर आपकी इंसाइक्लोपीडिया नहीं है फैक्ट्स की। ऐसा नहीं है कि एफआईआर में आपने सारी ही बातें लिख दी है, नहीं, ठीक है। केस आता है आपका लातेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 केस। इसमें कहा गया कि एफआईआर आपकी एनसाइक्लोपीडिया नहीं है फैक्ट्स की। जरूरी नहीं है कि आप सारे फैक्ट्स ही मेंशन कर देंगे आपके एफआईआर के अंदर, ओके। आवश्यक नहीं है कि आप सारे फैक्ट्स ही मेंशन कर देंगे आपके एफआईआर के अंदर। एफआईआर नेम ऑफ ऑल द विटनेस नीड नॉट बी मेंशन, और ना ही सारे विटनेस के नाम आवश्यक है एफआईआर के अंदर। एफआईआर में आप शॉर्टली बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, इस वे में ऑफेंस हुआ है, ठीक है। इतना बता दिया है आपने तो वो भी सफिशिएंट एफआईआर आपकी मानी जाएगी। पुलिस वाले उस पर ही इन्वेस्टिगेशन आपकी स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन था हमारा, एक सेकंड दोबारा देख लीजिए आप। हमसे पूछा गया था, अब देखिए सारे क्वेश्चन के आपने जवाब दे दिए क्या। पहला पूछा गया था कि एफआईआर क्या है, कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। हमने देख लिया एफआईआर आपकी पहली सूचना है, ठीक है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन आपकी स्टार्ट की जाती है। रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, ओरली या रिटर्न में आपने दिया है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद आपको पढ़ के सुनाएंगे और आपके सिग्नेचर ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल, ट्रायल में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कि एफआईआर के बाद ही आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे जब हम, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में पता लगाएंगे कि ऑफेंस किसने किया है, कैसे किया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। एफआईआर की इंपॉर्टेंस क्या है, वही पॉइंट आप इसमें मेंशन कर देंगे। इज इट मैंडेटरी दैट नेम ऑफ द ऑल विटनेस मेंशन इन द एफआईआर, तो हमने क्या कहा लास्ट में कि एफआईआर आपकी इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में हमने ये कहा कि जो आपकी एफआईआर है वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, तो हमें सारे विटनेस के नाम मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो वन बाय वन हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब दे दिए, ओके। ये देखिए, ठीक है, सारे हमने क्वेश्चन के जवाब दे दिए।
अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द एविडेंस वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर की आपकी एविडेंस वैल्यू क्या है? स्टूडेंट, जब आप क्वेश्चन लिखने लगे ना तो पहले आप साइड में, ठीक है, जब भी आपको मीन्स में जब आप क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे, तो आप पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अपने पॉइंट्स लिख लेना पहले, ठीक है? क्योंकि आपके ऊपर जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो इतना बर्डन आएगा, इतनी बातें माइंड में आएंगी कि ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि देखो, आपको स्पेस दिया जाता है। जब आपको क्वेश्चन देते हैं ना तो वो आंसर्स के लिए आपको स्पेस देते हैं कि इतने स्पेस में ही आपको आंसर लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको स्पेस दिया जाता है। और जब आप आंसर लिखने बैठेंगे तो इतनी बातें आपके माइंड में आएंगी कि आप प्रीवियसली पॉइंट भूल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आप बिना बिना मतलब कि क्वेश्चन रिलेटेड पॉइंट्स आप लिख के आ जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आप साइड में पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा। दोबारा बातें याद करने में टाइम लगेगा, तो आपने जब पॉइंट्स मेंशन कर दिया तो फिर आप फटाफट उसको देख के लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आप मैंने जितनी बार मेंस किया है, ठीक है, तो मैंने ऐसी फॉर्मेट किया है। इसी वजह से क्या होता है कि मेरा पेपर, हर बार मैंने पेपर कंप्लीट किया है अपना, ठीक है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पेपर छूट गया हो, मैंने पेपर कंप्लीट पूरा ही किया था, ठीक है? तो यही आपके मतलब कि आप में सजेशन अगर माने तो यही सजेशन मैं दूंगी आपको कि अगर क्वेश्चन आपका आता है तो क्वेश्चन से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो साइड में आप आंसर के लिए पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए, ठीक है? डिस्कस द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर इज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है? जो क्या कहता है, क्रिमिनल लॉ को हमारा मोशन में लेके आता है। इसके बाद से ही हमारा क्रिमिनल लॉ क्या होता है, स्टार्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का केस है दामोदर प्रसाद चंद्री चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दामोदर प्रसाद वर्सेस दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में कहा गया कि एफआईआर आपका सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। आपको एविडेंस यूज मतलब कि एफआईआर को आप एविडेंस की तरह ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? एफआईआर को आप एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का जवाब तो आपको यही मिल गया कि क्या एफआईआर को आप यूज कर सकते हैं एविडेंस की तरह, तो नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमें केस याद था तो हमने केस भी मेंशन कर दिया आपका, ठीक है? फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास रेमेडी है। अगर पुलिस ऑफिसर आपका एविडेंस नहीं लेते, एफआईआर नहीं लेते, तो हमारे पास रेमेडी है। ये आपका एक और क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, 1 सेकंड। देखिए क्या हुआ, आप यहाँ पे और मेंशन कर सकते हैं बातें। ये शॉर्टली क्वेश्चन हमने देख लिया, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मेंशन करेंगे। एफआईआर को क्या कहा आपने कि एफआईआर आपका एविडेंस ही नहीं है, ठीक है? आप इसको एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ओके, ठीक है? फिर आपके इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। एफआईआर लॉज्ड बाय एक्यूज्ड। एक एफआईआर आप किसने लॉन्च की है, एक्यूज ने लॉन्च की है। और सेकंड है आपका एफआईआर लॉज्ड बाय अदर विटनेस, ठीक है? या किसी और विटनेस ने आपकी एविडेंस एफआईआर को क्या किया है, लॉन्च किया है। कई बार क्या होता है कि अगर एफआईआर आपकी ऐसे व्यक्ति ने सूचना दी है आपकी, जो बाद में खुद ही जाके आपका एक्यूज्ड बन गया है, तो क्या ये इसका कन्फेशन माना जाएगा? कई बार आप देखते हैं ना, कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पहले तो इंफॉर्मेशन देने वाला ही व्यक्ति बाद में क्या बन जाता है, आपका एक्यूज्ड बन जाता है। इंफॉर्मेशन देने वाला ही व्यक्ति बाद में एक्यूज्ड बन जाता है। तो क्या ये एफआईआर इसके खिलाफ कन्फेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये इसका कन्फेशन नहीं माना जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपकी, ठीक है, एविडेंस एक्ट की अगर आप बात करेंगे, तो एविडेंस एक्ट भी आपका ये कहता है कि ये जो पॉइंट है आपका, इसको कन्फेशन के रूप में हम नहीं लेंगे अंडर योर सेक्शन 22 ऑफ बीएसए, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति ने आपको एफआईआर दी सूचना दिया, लास्ट में बाद में वो खुद ही एक्यूज्ड बन जाता है, तो नहीं, हम उस व्यक्ति को ये एफआईआर उसके कन्फेशन के रूप में नहीं मानी जाएगी। कन्फेशन अलग होता है आपका और एफआईआर अलग है, ठीक है? केस है आपका इसके अंदर, इसके लिए एक केस आया आपका दामोदर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है? वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस आपका आता है। आप मेंशन भी कर सकते हैं अपने नोट्स में, 1972 के अंदर ये आपका आया। इसमें एक आ गया कि किसी व्यक्ति ने, अगर वो एक्यूज्ड है, उसने एफआईआर दी थी पहले, तो वो कन्फेशन के रूप में नहीं लिया जाएगा।
फिर सेकंड पॉइंट आपका आता है कि एफआईआर किसने लॉन्च की है। एफआईआर लॉन्च की गई है आपके अदर विटनेस के द्वारा, ठीक है। अदर विटनेस के द्वारा अगर आपकी एफआईआर लॉन्च की गई है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो क्या आप उसको यूज कर सकते हैं, क्या आप इसको यूज कर सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन में, ठीक है। इस पॉइंट में इसको यूज किया जा सकता है आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी विटनेस ने आपकी गवाही दी है, सॉरी गवाही क्या एफआईआर दी है, एफआईआर देने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है अगर आपकी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी स्टेटमेंट को आपका यूज कर लेंगे किसके अंदर, डाइंग डिक्लेरेशन में, ठीक है। हम उसको यूज कर लेंगे आपका डाइंग डिक्लेरेशन में। सेकंड, हम यूज कर सकते हैं इसको इसके कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ टेस्टिमनी में भी आप यूज कर सकते हैं कि बाद में अगर विटनेस अपनी बात से कुछ मुकर जाता है तो हम यूज कर सकते हैं कि आपने एफआईआर में तो ये बात बोली थी और आप मुकर गए, तो कहीं ना कहीं हम कोर्ट की परमिशन लेके आपका यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोबेशन ऑफ टेस्टिमनी, ठीक है। टेस्टिमनी जो वो दे रहे हैं आपके विटनेस, विटनेस जो बात कर रहे हैं उसकी आपके उसकी फेवर में भी आप यूज कर सकते हैं एफआईआर। तो एफआईआर अगर किसी ने आपके विटनेस ने यूज किया तो आप डायरेक्ट डिक्लेरेशन में यूज कर सकते हैं, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आप कॉन्ट्राडिक्शन में यूज कर सकते हैं एंड कोलैबोरेशन में भी यूज किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो ये आपका केस है, ये आपका, ठीक है, ये पॉइंट है। दोबारा देख लीजिए एक बार, टाइम लग रहा है बट आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे याद कर लेंगे तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या हुआ कि एविडेंस को, एफआईआर को क्या आप एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, तो हमने कहा नहीं, एफआईआर आपकी अलग है, एविडेंस आपका अलग है, ठीक है। हम इसको आपका एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास दो टाइप के आपके मामले आते हैं, टू हेड्स आपके बनते हैं। एक आपका बनता है कि एफआईआर किसने दी है, एफआईआर दी है आपकी एक्यूज ने, एंड सेकंड एफआईआर दी है आपके अन्य व्यक्ति, अदर विटनेस ने। तो अगर एक्यूज ने आपकी एफआईआर दी है तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये इसका क्या है, कन्फेशन है। किसी व्यक्ति ने एफआईआर दी, बाद में वो खुद एक्यूज बन गया, तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो आपका क्या है, कन्फेशन है उसका। सेकंड, अगर किसी अन्य विटनेस ने आपकी एफआईआर दी है तो हम उसको डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज कर सकते हैं। वो विटनेस आपका मर गया है तो हम डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में यूज कर सकते हैं एंड कोरोबेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर ये आपका एविडेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेमेडी इफ पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर। अब अगर आप एफआईआर कराने गए, एफआईआर आप लॉन्च कराने गए हैं एंड जो पुलिस ऑफिसर है आपका, उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। आप एफआईआर मेंशन लिखवाने गए हैं एंड आपके जो ऑफिसर है उन्होंने मना कर दिया है एफआईआर लिखने से, तो क्या आपके पास रेमेडीज है। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 173 के अंदर, ठीक है। बीएनएसएस के सेक्शन 173 में हमने ये बात मेंशन की थी, देखी थी। तो क्या होता है कि आपका केस है एम सुब्रमण्यम वर्सेस एस जानकी, 2020 का केस है। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति आपका, कोई ऑफिसर अगर आपका मना कर देता है एफआईआर लिखने से, तो हम एसपी के पास जा सकते हैं। हम किसके पास जा सकते हैं, हम आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के पास जा सकते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए, कि आपके सबऑर्डिनेट ने तो लिखने से मना कर दिया, लेकिन आप क्या कीजिए, आप इसको लिख लीजिए अंडर सेक्शन 173, ठीक है। एंड सेकंड क्या पॉइंट हम मेंशन करके आएंगे कि मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि हम मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं अंडर सेक्शन 175 ऑफ बीएनएसएस, कि आप हमारी क्या लिख लीजिए, एफआईआर लिख लीजिए, ओके। एंड थर्ड पॉइंट, ये आपके बेयर एक्ट में नहीं है लेकिन आप इसको मेंशन कर लेना यहाँ पे, एक आप रिट पिटिशन भी लगा सकते हैं। जब आपके ऊपर वाली दो पॉइंट्स हम नहीं कवर कर पाए हैं, ठीक है, आपके ऊपर वाले दो पॉइंट्स में आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है, तो आप रिट पिटिशन भी लगा सकते हैं। तो रिट पिटिशन आपके पहली वो नहीं है, अधिकार नहीं है, लेकिन जब आपके ऊपर वाले पॉइंट्स आप नहीं कवर कर पाए तो फिर आप रिट पिटिशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन कि अगर आपकी एफआईआर मना कर दे कोई लिखने से पुलिस ऑफिसर, तो आप क्या रेमेडीज ले सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस प्रोविजन विद रिगार्ड टू द पावर ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर। क्या प्रोविजंस आप बताएंगे जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे एफआईआर को लेकर। अब हमसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा हुआ है कि एफआईआर आने के बाद अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप क्या प्रोविजंस बताएंगे, ठीक है। किन किन प्रोविजंस में आप
इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आर देयर एनी सर्कमस्टांस वेयर पुलिस नीड नॉट बी प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन? क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांस भी है आपके कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। तो पहला है पावर ऑफ पुलिस। हम पहले बताएंगे कि पुलिस के पास क्या पावर है। सेक्शन 156 156 सबसेक्शन 1 या 171 175 आपका बीएनएसएस का क्या कहता है ये कि जब मामला आपका कोग्निजेबल ऑफेंस का है, संज्ञेय अपराध का जब मामला है आपका, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के। ये बात हमने कई बार पढ़ी है, वही बात आप यहाँ पे मेंशन करके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन की पावर पुलिस ऑफिसर के पास है बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, जब क्या होता है आपका कोग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है, संज्ञेय अपराध जब आपका होता है तब। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? सेक्शन 157 या 176 क्या कहता है आपका कि जब हमको लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस किया है, किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया, हमें ये डाउट है, हम इस बात का सस्पिशियस है, रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, हम क्या करेंगे? एक रिपोर्ट आपकी फॉरवर्ड करेंगे किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? या तो खुद से इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकते हैं या फिर किसी आपके, देखो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? संज्ञान लेंगे आपका, संज्ञान लेने के बाद या तो खुद इन्वेस्टिगेशन का कर सकते हैं या फिर किसी सबऑर्डिनेट को आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाएगा। ओके, सेक्शन 176 हमने देखा था। फिर आप केस लिख के आएंगे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सरंगधर सिंह शिवदास सिंह चौहान। इस केस में क्या कहा गया? एफआईआर इवन विदाउट एफआईआर पुलिस ऑफिसर कैन प्रोसीड इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन ये इफ ही सस्पेक्ट कमीशन। सेक्शन 176 आपका कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को आपका डाउट है, डाउट होने के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, भले ही उस ऑफेंस की आपको एफआईआर मिली हो या ना मिली हो। ठीक है, एफआईआर आई है चाहे नहीं आई है, अगर पुलिस ऑफिसर को डाउट है आपका कि ये ऑफेंस हुआ हो है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? आपका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सेक्शन 176 या 157 ऑफ आपका बीएनएसएस। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट आप देखिए तो इन सब सेक्शन में कोई 19 प्लस, अगर आप 157 प्लस 19 इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो फिर आपको सेक्शन अगला मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं 20 और 19 का ही इनके बीच में गैप है। जब आप देखिए और इसको याद करें तो कहीं ना कहीं आप गैप के अकॉर्डिंग भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एक आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या इसका ऑप्शन सही हो सकता है। ओके, अगला है सर्कमस्टांस वेयर पुलिस नीड नॉट इन्वेस्टिगेशन। क्या सर्कमस्टांस है कि जहाँ पे आपके पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? हमने क्या देखा था? हम देखा था वेयर आपका सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस आपका सीरियस नेचर का नहीं है, प्लस जिस व्यक्ति ने आपको सूचना दिया उसने व्यक्ति का नाम भी बता दिया है। जिस व्यक्ति ने आपको सूचना दी है उसने एक्यूज्ड का अगर नाम भी बता दिया है आपको और वो सीरियस नेचर का नहीं है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है, या कोई ऐसे ग्राउंड्स नहीं है आपके पास कि जिसपे आप इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिस्कस द पोजीशन ऑफ लॉ इन केस ऑफ सेकंड एफआईआर। सेकंड एफआईआर से आप क्या समझते हैं? क्या प्रोविजन है आपके सेकंड एफआईआर के? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड एफआईआर क्या होता है कि देखो मैंने कोई एफआईआर लगाई है, मैंने कोई एफआईआर आपकी लगाई, सेम ही ग्राउंड्स पे मैं आपके दूसरी एफआईआर लगा रही हूँ। पहले मैंने कोई एफआईआर लगाई, सेम ही सर्कमस्टांस पे सेम ही ग्राउंड्स पे अगर मैंने सेकंड एफआईआर लगाई है तो वो मेरी स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है वो मेरा पुलिस ऑफिसर नहीं लिखेंगे उसको। तो यही है आपकी सेकंड एफआईआर के बारे में। इसके बारे में आपको पता है जैसे बेयर एक्ट में तो आपको कुछ नहीं देखने को मिला था, तो हमारे पास सेक्शन नहीं है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम लिख के आएंगे अपने केस लॉज। ठीक है, केस लॉज आपको है वो लिखाएंगे। पहले आप एक पैरे से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। पैरे में आप लिखेंगे कि इस इन्हीं पॉइंट्स को आप मेंशन करके आ जाएंगे पैरों में, और फिर अगर आपको केस लॉज याद है तो आप केस लॉज में मेंशन करके आ जाइए। अब इन्होंने स्पेसिफिक हमसे पूछ लिया है विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस, इन्होंने हमसे स्पेसिफिक केस पूछा तो आपको केस लॉज मेंशन करने होंगे। पहला है अमित भाई अनिल चंद्रा शाह वर्सेस सीबीआई। इसमें कहा गया कि एक ही ऑफेंस के लिए या अन्य ऑफेंस के लिए सेम ट्रांजैक्शन में आप दोबारा एफआईआर नहीं कर सकते हैं। सेकंड एफआईआर आपकी नहीं होगी किसी सेम ऑफेंस के लिए या फिर डिफरेंट ऑफेंस के लिए सेम ट्रांजैक्शन में। एक ही ट्रांजैक्शन में अगर आपके
ऑफेंस किए जाते हैं तो आप दोबारा से दोबारा एफआईआर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसी एफआईआर आपकी इनपरमिसिबल होगी, मतलब अनुचित और अस्वीकार आपकी मानी जाएगी इस प्रकार की एफआईआर, क्योंकि ये आपका आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका अर्नब गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया कि एफआईआर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम और कनेक्टेड ऑफेंस इज नॉट परमिसिबल। एफआईआर किसके लिए करें? सेम ऑफेंस के लिए आप दोबारा से एफआईआर लेके आ गए या कनेक्टेड ऑफेंस के लिए, तो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। पहली एफआईआर ही आपकी सही मानी जाएगी और जो दूसरी एफआईआर है हम उसको खारिज कर देंगे, ठीक है। सेकंड एफआईआर को हम क्या कर देंगे? आपकी खारिज कर देंगे। फिर आपका केस है बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सेम बात इसमें कहेगी। टेस्ट ऑफ सेमनेस हम चेक करेंगे। हम एफआईआर लिखने के बाद चेक करेंगे क्या ये ग्राउंड सेम है, वही ग्राउंड्स पे आप दे रहे हैं जो कि ग्राउंड्स हमने पहले मेंशन किए थे, एंड एफआईआर रिलेट्स टू सेम इंसिडेंट्स इन सेम ऑकरेंस और नॉट, ठीक है। हम चेक करेंगे कि जो एफआईआर आपकी है वो सेम इंसिडेंट्स पे है या नहीं है, ये सारी बातें आपकी चेक की जाएगी। अगला है आपका केस अमित देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। There cannot be second FIR where the information concerns the same cognizable offense. सेम cognizable offense हुआ है, सेम आपका संज्ञा अपराध हुआ है, तो क्या किया जाएगा? आपकी सेकंड FIR हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये केसेस आप याद कर लीजिए क्योंकि मेन केस पॉइंट से ही हमने इसको समझाया है। तो ये था आपका सेकंड FIR का कंसेप्ट कि हम सेकंड FIR आपके सेम सर्कमस्टांस पे, सेम कॉग्निजेबल ऑफेंस पे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक ही ट्रांजैक्शन में अगर एक या एक से ज्यादा ऑफेंस हुए तो आपके सेकंड एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिले इन लॉजिंग एफआईआर। अगर किसी व्यक्ति को एफआईआर लिखने में क्या हो गया? डिले हो गया, एफआईआर बताने में आपको डिले हो गया है, तो क्या वो एफआईआर आपकी मान्य है या अमान्य हो जाएगी? अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कोई ऑफेंस हुआ, एफआईआर लिखवाने में मुझे डिले हो गया है, तो क्या मेरी एफआईआर स्वीकार की जाएगी या अस्वीकार की जाएगी? पहला है एफआईआर आपका इंफॉर्मेशन की फर्स्ट रिपोर्ट होती है जो कि आपके कोग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, वही डेफिनेशन हमने लिख दी। फिर आपका केस आता है, केस देखिए मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में क्या कहा गया आपका? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंसिस्टिंग अपॉन अ प्रॉम्प्ट registration of FIR is to obtain earlier information not only regard the accused but also about the part play by the accused। ये देखिए, ये जो है आपका एफआईआर जो है आपकी, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है आपकी। एफआईआर आपकी केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बताता है कि एक्यूज ने कैसे कैसे काम किया है, कैसे कैसे ऑफेंस किया है, ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में है। हम इसके अंदर बताएंगे कि क्या नेचर है आपका विटनेस का, विटनेस कौन है, नेम क्या है और इंसिडेंस कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में आप बताएंगे। फिर केस आता है आपका डिले इन लॉजिंग एफआईआर इज नॉर्मली viewed with a suspicion because of the possibility of concurrence and the court subject the evidence with the closely scrutiny। इसके अंदर क्या होता है कि अगर डिले हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती है। अगर एफआईआर करने में कुछ डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमें आती है, कुछ ऐसी बातें वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये सस्पेंशन हो जाता है कि कुछ ना कुछ बात ऐड हो गई होगी। अब इतना टाइम हो गया है तो उस पर्सन को खुद को भी सही से याद ना हो, ऐसा हो सकता है, कुछ बातें एड ऑन हो गई हो या मिक्स हो गई हो, और कोर्ट के पास भी डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा कि वो पता लगाए कि कौन सा एविडेंस सही है कौन सा एविडेंस गलत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी एफआईआर डिले होने से कोई ना कोई प्रभाव तो आपका पड़ता है, लेकिन एफआईआर आपने लेट दर्ज कराई है, इसके कारण ये नहीं होगा कि हम आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। एफआईआर आपने लेट कराई है, डिले हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन फिर भी की जाएगी। आपका एविडेंस की इंफॉर्मेशन को सच मान के ही एक बार आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी और हम देखेंगे कि क्या आपके जो एफआईआर है वो कितनी रिलायबल है और कितनी नॉन रिलायबल है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे। फिर है स्टूडेंट आपका केस क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, ये आपका एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली सेक्शंस ना पूछ के एक आपको केस दे दिया जाता है किस टाइप का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। अब ये देखिए किस टाइप का केस दिया आपको। ए इज अ ट्रेसलेस फॉर द लास्ट 4 days।
ए का पता ही नहीं लग रहा था पिछले 4 दिनों से, ए का कुछ पता नहीं लग रहा था। पुलिस डाउट, पुलिस को ये डाउट था दैट आइदर ए हैज़ मर्डर्ड और किडनैप्ड। पुलिस को ये डाउट था आपका कि या तो ए की डेथ हो गई है या ए का मर्डर कर दिया गया है। बट देयर इज नो एफआईआर, लेकिन इसके बारे में फिर भी कोई एफआईआर नहीं आई। तो क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ इस पॉइंट पे कि बिना एफआईआर के? क्या हुआ, एक व्यक्ति था, 4 दिन से उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं लग रहा था। तो पुलिस को डाउट हुआ कि या तो इस व्यक्ति का मर्डर हो गया है या इसको किडनैप कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में कोई एफआईआर नहीं आई। तो क्या पुलिस ऑफिसर बिना एफआईआर के भी आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं? Support your answer, give reason, support your answer and refer the case law if any on this point. इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई केस लो है आपके तो मेंशन कर लीजिए, ठीक है। अब हम पहले जवाब देंगे इस बात का, कैन द पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट विदाउट एन एफआईआर? तो आप लिखेंगे यस, यस पुलिस ऑफिसर स्टार्ट कर सकते हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर के। ओके, अब केस देखिए, केस हमें या पता है तो हम सीधा केस लिख देंगे, सपोर्टिंग बाय द लॉ। अब आप लिखेंगे यस, फिर आप उस वो लॉ मेंशन करेंगे जो इससे रिलेटेड है। अगर लॉ आपको पता है इससे रिलेटेड तो आप वो लॉ भी मेंशन कर देंगे। लिखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट का केस लिखेंगे, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस भगवंत किशोर जोशी 1964 के केस में क्या कहा गया, एफआईआर इज नॉट इनडिस्पर्सिबल रिक्वेस्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस। किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन एफआईआर होना आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक शर्त नहीं है आपकी एफआईआर होना इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर पुलिस को डाउट है तो वो बिना एफआईआर के भी आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। ओके, इसी प्रकार का आपका दूसरा केस आता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सरंगधर सिंह शिवदास सिंह चावन 2011 का। इसमें क्या कहा गया, एविडेंस आपकी इन डिस्पेंसिबल रिक्विसाइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। अगर पुलिस ऑफिसर को आपका डाउट है, सस्पेक्ट है, उसको लगता है किसी ने आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा तो वो भी उस पर सर्च कर सकती है। अगर पुलिस को इस बात की आशंका भी है, सस्पेंशन भी है अगर उनको कि किसी ने कोई ऑफेंस किया हो सकता है, तो वो इस पॉइंट पे भी आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। उन्हें आपकी पूरी पूरी एफआईआर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे दस इट कैन बी सेड दैट इन द प्रेजेंट केस वेयर द पुलिस हैज डाउट रिगार्डिंग मर्डर और किडनैपिंग इट कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इवन विदाउट एफआईआर। फिर आप लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख के आ जाएंगे। ओके, तो हमने इसके सारी बातों का जवाब दे दिया, गिव रीजन दिया तो हमने 2 केस लिख दिए, सपोर्टिव आंसर में भी हमने 2 केस लिख दिए और आपका, ठीक है, मेंशन कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एफआईआर एंड पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर के बारे में आप डिफरेंस बताइए। तो एफआईआर क्या है आपकी, ये सूचना दी जाती है किसी इन्फॉर्मेंट के द्वारा, और पुलिस रिपोर्ट आपकी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के एंड में बनाई जाती है, ठीक है। एफआईआर से आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और पुलिस रिपोर्ट से आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन। एफआईआर क्या है आपका, एफआईआर सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस या सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन किया गया है, जो कि आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है, संज्ञेय अपराध के बारे में है। वहीं जो पुलिस रिपोर्ट है आपकी वो 21T ऑफ बीएनएसएस और 2R में मेंशन है आपका। इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाती है आपकी सेक्शन 173 और जो ऊपर आपका सेक्शन बन गया, ठीक है, 173 जो आपकी सीआरपीसी है उसके अंदर इसको मेंशन किया जाएगा। ओके, फिर आप देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। एफआईआर की बात की जाए और रिपोर्ट की बात की जाए आपके, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आते हैं, इसी यहाँ पे सेक्शन मेंशन कर लीजिए आप 193, ठीक है, 173 193 आप ये मेंशन कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद पूछा गया आपसे कि एफआईआर और पुलिस रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। वही बात की जो पुलिस रिपोर्ट है आपकी, एफआईआर है वो क्या क्या कीजिएगी, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आपका क्या लिखेगा, एफआईआर लिखेंगे, और जो आपकी रिपोर्ट है वो सबमिट की जाती है मैजिस्ट्रेट के सामने संज्ञान लेने के लिए। मैजिस्ट्रेट आपकी पुलिस रिपोर्ट पे ही संज्ञान लेते हैं किसी मामले पे। एफआईआर क्या है, बिगनिंग है, पुलिस रिपोर्ट आपका एंड है इन्वेस्टिगेशन का। एफआईआर हमें संज्ञेय अपराध के बारे में बताता है, उसकी पहली सूचना बताता है। पुलिस रिपोर्ट हमें बताता है कि क्या ऑफेंस हुआ है और किस प्रकार से आपका
इन्वेस्टिगेशन किया है और क्या आगे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पुलिस रिपोर्ट हमें बताती है कि क्या ऑफेंस हुआ है और इन्वेस्टिगेशन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एफआईआर में ज़रूरी नहीं है कि आप नाम लिखें व्यक्ति का, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में आपको एक्यूज्ड का नाम मेंशन करना है और सारी डिटेल्स लिखनी है कि किस पॉइंट पे हम ये आपका ग्राउंड पे कॉग्निजेंस लें। एफआईआर पे संज्ञान आपका मजिस्ट्रेट नहीं लेती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के बाद आपका मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु कैन इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर मामला आपका कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का आता है तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। संज्ञेय अपराध में और असंज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर किनके पास है, ये हम देखते हैं। तो देखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर आपका है, सीधा आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका मामला है नॉन कॉग्निजेबल का, असंज्ञेय अपराध है, तो हमें पता है मैजिस्ट्रेट करते हैं। मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उनके पास जब कंप्लेन आएगी तो कंप्लेन आने के बाद मैजिस्ट्रेट आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में करेंगे इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इंक्वायरी जिसको कहते हैं, इंक्वायरी की जाएगी। पुलिस ऑफिसर बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई मामला आपका है नॉन कॉग्निजेबल का तो उसको बुक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के, और ना ही पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले। ठीक है, तो ये आपका नॉन कॉग्निजेबल का मामला हो गया। वहीं अगर मामला हम देखते हैं कॉग्निजेबल का, संज्ञेय अपराध का, सेक्शन 175, इसमें क्या कहा गया है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आपका कॉग्निजेबल केस में संज्ञान ले सकता है बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। ठीक है, तो इसी बात को हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। फिर आप लिख लीजिए डीम फिक्शन के बारे में। ठीक है, सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि अगर ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों है, संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराध अगर आपके हैं, तो हम उसको आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के ही केस करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऐसा मामला जिसमें दोनों ही केस इन्वॉल्व है आपके, तो हम उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के आपका ये देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझा रही क्योंकि हम प्रॉपरली समझ के आ चुके हैं। तो बस एक फॉर्मेट बताया जा रहा है आपको, कैसे कैसे आपको आपने मेंस के आंसर लिखने हैं और कैसे कैसे आपको सेक्शंस मेंशन करने हैं। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट आपका जुडिक्शन एंड द ऑकरेंस रिपोर्ट। क्या जुडिक्शन है आपकी इसके अंदर, क्या जुडिक्शन है आपकी इसके अंदर, और क्या आपकी ऑकरेंस रिपोर्ट के बारे में आप क्या समझते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Jurisdictions and the occurrence report. In simple term, it is said that jurisdiction of police to investigate a case within the limit of police station is co-extensible with the territory of the jurisdiction of the court. देखिए क्या होता है, पुलिस की जितनी लिमिट है वही सेम आपकी सामान्य विस्तार आपका किसका है, कोर्ट का है। ठीक है, को एक्सटेंसिबल है मतलब जितनी कोर्ट की आपकी लिमिट है उसी मतलब दायरे में रहते हुए कोर्ट काम करेंगे, और जो पुलिस की लिमिट है उसी दायरे में रहते हुए आपके पुलिस ऑफिसर काम करेंगे। तो इनकी जो लिमिट होगी वो एक जैसी सी होगी, समान विस्तार वाली लिमिट इनकी होगी। सेक्शन 156 आपका क्या कहता है, एनी इरेगुलरिटी इन इन्वेस्टिगेशन विल नॉट वेशिएट द ट्रायल। ये इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि किसी प्रकार की गलती अगर आपकी हुई है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, किसी प्रकार की गलती अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में हुई है तो इससे हम क्या ट्रायल को खत्म नहीं मान लेंगे। विशेष मतलब खत्म होना, तो इस बात पे आपकी ट्रायल खत्म नहीं मानी जाएगी, मतलब गलत नहीं मानी जाएगी अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलती हो गई है तो। केस है आपका स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस शरद चंद्र साहू। इसमें क्या कहा गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस आर नॉट डेबर्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस राइजिंग फ्रॉम द सेम फैक्ट। जब आपका पुलिस क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी संज्ञेय अपराध पे, तो अगर उनको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई असंज्ञेय अपराध भी बन रहा है तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने उनको वंचित नहीं किया, वो सेम ही फैक्ट्स में आपके कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों मामले देख सकते हैं। ये केस आपका इससे भी रिलेटेड है, इस पॉइंट से भी रिलेटेड आपका ये केस है। ठीक है,
अब ओकरेंस रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? ऑफिसर हैज रीजन टू सस्पेक्ट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अगर ऑफिसर का आपको डाउट है कि कोई ऑफेंस आपका हुआ है, तो वो क्या करेंगे, एक रिपोर्ट आपके मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट फिर क्या करेंगे, आपका संज्ञान लेंगे, ठीक है। मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, फिर आपका संज्ञान लेंगे, इन्वेस्टिगेट एंड या तो खुद से वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं आपका, या फिर किसी सबऑर्डिनेट को कह सकते हैं कि क्या करे, संज्ञान ले। ओके। Designate to keep the magistrate informed of the information so that he may available to give appropriate directions under section 159। पर्पस क्या है इसका आपका, कि मैजिस्ट्रेट क्या करे, टू कीप द सॉरी, इसका पर्पस क्या है आपका, इन्फॉर्म करना इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, ताकि क्या कर सके, मैजिस्ट्रेट आपके प्रॉपर डायरेक्शंस ले सके। फिर आपके दो केसेस, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दाऊद खान एंड बथुला नागर मालेश्वरा राव वर्सेस स्टेट। इसमें क्या कहा कि तुरंत बातचीत से हेरफेर की संभावना की जांच हो जाती है, अभियोजन पक्ष की कहानी में सुधार की संभावना को रोका जाएगा, ठीक है। ऑकरेंस रिपोर्ट में आप क्या करते हैं, ऑकरेंस रिपोर्ट क्या है कि अगर किसी व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ हो सकता है, तो वो इस बात की सूचना मैजिस्ट्रेट को देंगे। मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, फिर उस पर संज्ञान लेंगे, या तो खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या किसी व्यक्ति को कहेंगे कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अपने सबॉर्डिनेट किसी को कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इससे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन से आपको प्रॉपर एविडेंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या होगा, पता लग जाएगा कि जो सस्पेंशन है हमारा, उसको कहीं ना कहीं सही हो जाएगा आपका सस्पेंशन। तो इससे क्या होगा कि केस के बारे में हमें ज्यादा डिटेल मिलेगी। ओके। अगला है क्वेश्चन आपका, मैजिस्ट्रेट्स पावर अंडर सेक्शन 156 या सेक्शन 175। अब मैजिस्ट्रेट की क्या पावर है सेक्शन 175 के अंदर, तो मैजिस्ट्रेट आपका संज्ञान ले सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं सेक्शन 210 के अंदर। 210 के अंदर मैजिस्ट्रेट आपका संज्ञान लेते हैं, किस पे, इंफॉर्मेशन पे, पुलिस रिपोर्ट पे, या फिर आपके ऑन मोशन पे संज्ञान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। मैजिस्ट्रेट हैज नो अथॉरिटी टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन बाय एजेंसी अदर देन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट किसी एजेंसी को नहीं बोलेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मैजिस्ट्रेट किसी एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं कहेंगे, वो ऑफिसर इंचार्ज को कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। ओके। केस है आपका, पुलिस क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है पुलिस को कि वो एफआईआर को रजिस्टर करें। जब वो संज्ञान लेंगे तो पुलिस ऑफिसर को कह सकते हैं कि आप क्या करें, एफआईआर को मेंशन करें। जो आपके मैजिस्ट्रेट है वो रिवीजन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैजिस्ट्रेट आपका हर स्टेप नहीं कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट आपका इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। सॉरी, मैजिस्ट्रेट आपका इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ केसेस ऐसे रिलेटेड, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स गवर्निंग, ठीक है, ऐसे कुछ आपके केसेस आए हुए हैं, इन केसेस को आप देख लीजिए। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, कि आप जब आप यहाँ पे संज्ञान लेंगे तो एफिडेविट पे लेंगे, सच्चाई देखेंगे, आप संज्ञान क्यों ले रहे हैं, मैजिस्ट्रेट क्या देखना चाहते हैं कि जो कंप्लेन आई है उनके पास वो सच्ची है या नहीं है, प्रायर एप्लीकेशन आप बनाएंगे। फिर केस आता है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस जेएसी सलंथना का, इसमें कहा गया मैजिस्ट्रेट इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, आपका कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। सुरेश चंद्रा के केस में क्या कहा, टू ट्रीट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 153। ओके, तो ये कुछ केसेस। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम कंपेयर करेंगे सेक्शन 156 को एंड सेक्शन 200 को। सेक्शन 156 में आपने क्या देखा, आपने देखा कि पावर ऑफ इन्वेस्टिगेट, पावर क्या है इन्वेस्टिगेट करने की, वो सेक्शन आपका 156 और आपका बीएनएस का सेक्शन जो है 175 वो बताता है कि पुलिस ऑफिसर कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। वहीं जो सेक्शन 200 है या 223 है वो बताता है कि कैसे एग्जामिनेशन किया जाएगा विटनेस का, कंप्लेनेंट का कैसे एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी पावर्स, ठीक है, पावर्स हम देख लेंगे शॉर्ट में।
इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आपकी बिना ऑर्डर के भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। 2 पॉइंट आगे, या तो आप बिना ऑर्डर के कीजिए या मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से कीजिए। मैजिस्ट्रेट की पावर कैसे, डिस्क्रिशनरी पावर है। वहाँ में लिखा हुआ है कि वो किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है, वो कह सकते हैं। मे रिक्वायर द पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। अगर उनको लगता है किसी ऑफिसर से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करानी है, प्राथमिक आपकी जांच करवानी है, तो प्राथमिक जांच भी आपकी करवाई जा सकती है। वहीं अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे किसी कंप्लेनेंट का, कोई व्यक्ति कंप्लेन लेके आया है आपके पास, मैजिस्ट्रेट के पास, तो उनका जब एग्जामिनेशन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो सेक्शन 210 आपका कहता है कि हम क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट ने आपका संज्ञान लिया है किसी कंप्लेन पे, कॉग्निजेंस आपका लिया है किसी कंप्लेन पे, तो हम चेक करेंगे कि जो कंप्लेंट हमारे पास आई है वो कितनी सच्ची है। वर्सिटी उसकी चेक की जाएगी कि कितनी उसकी सच्ची कंप्लेन हमारे पास आई है। हम एग्जामिन करेंगे क्या सच में कोई ग्राउंड्स थे आपके, अगर हमने मामला सुना है तो क्या ग्राउंड्स है आपके कंप्लेन को लेने के लिए। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर डिफरेंस होते हैं सेक्शन 156 और 200 के बीच में। ठीक है, कैन द मैजिस्ट्रेट स्टॉप एन इन्वेस्टिगेशन, क्या एक मैजिस्ट्रेट आपके इन्वेस्टिगेशन को रोक सकते हैं, तो नहीं। सीधा आंसर है इसका कि मैजिस्ट्रेट आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इंटरफेयर करने की पावर मैजिस्ट्रेट की नहीं है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट पावर है पुलिस ऑफिसर की। ठीक है, मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के बीच में आपका इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये मेन पॉइंट है। इसके अंदर जो आपकी केस लॉज है वो आप देख लीजिए। पहला केस है आपका जुडिशियल विजिल का केस। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया, साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया कि जो मैजिस्ट्रेट है आपके, उनकी इम्प्लाइड और इंसिडेंशियल पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, पावर इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, उनकी एक्सप्रेस पावर इफेक्टिव है। इसके अंदर क्या कहा गया कि जो मैजिस्ट्रेट है उनकी इम्प्लाइड पावर है इसके अंदर कि वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, लेकिन पुलिस ऑफिसर की ये आपकी एक्सप्रेस पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही। ठीक है, पुलिस ऑफिसर की पावर, ये मेन पावर पुलिस ऑफिसर की है कि इन्वेस्टिगेशन करनी है। डज नॉट मीन दैट मैजिस्ट्रेट विल इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन। हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट चाहे तो करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो करवा सकते हैं जब उन्होंने कंप्लेन पे संज्ञान लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करेंगे, नहीं। इन्वेस्टिगेशन आपके पुलिस ऑफिसर का काम है, वो अपना काम कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है ए आर अनतुल्य वर्सेस आर एस नायक के केस में कहा गया कोर्ट नॉट इंटरफेयर इन दी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, डायरेक्टली कह दिया गया कि कोर्ट आपका इंटरफेयर नहीं करेंगे इसमें। अगला केस है ईश्वर प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नो एक्सटर्नल एजेंसी, आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी को नहीं कहेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करानी है तो आप पुलिस ऑफिसर से या डिप्टी सबॉर्डिनेट से आप क्या कराएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं। किसी अन्य बाहर की एजेंसी को आप ये काम नहीं देंगे। ओके, तो ये केस आता है आपका कि मैजिस्ट्रेट क्या इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हमने कहा नहीं कर सकते हैं। फिर आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट केस भी इसमें मेंशन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास स्टॉपिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 187। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। इसके कुछ अपवाद है कि मतलब कब मैजिस्ट्रेट आपके इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करा सकते हैं। ठीक है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप इस सर्कमस्टांस में उसको इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करा सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका कि अगर आपका मामला कैसा है, समन केस का मामला है। हमने देखा था अगर मामला आपका समन केस का है तो इन्वेस्टिगेशन आपकी रुकवाई जा सकती है। 6 महीने हो गए हैं इन्वेस्टिगेशन को, 6 मंथ आपकी इन्वेस्टिगेशन को हो गए हैं, तब भी आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं हुई है, कंक्लूड नहीं हुई है, तो क्या किया जाएगा, आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाएगा। ठीक है, मैजिस्ट्रेट आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करा देंगे। दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस विद ऑफेंसेस क्वेश्चन इन मर्डर। लेकिन अगर ये मामला आपका मर्डर केस का है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मर्डर केस आपका समन केस नहीं होता है। ठीक है, जब तक आपके ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तो क्या किया जाएगा, आपके फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। तो देखिए क्या हुआ, समन मामले में 6 महीने हो गए इन्वेस्टिगेशन हुए, 6 महीने में भी अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है तो हम आपकी इन्वेस्टिगेशन रोक देंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको नहीं करने देंगे जब तक आपके पास कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। तो ओके, फिर आपका क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन बाय पुलिस ऑफिसर।
अब पुलिस ऑफिसर कैसे आपके एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपका आता है सेक्शन 180 या 161 के अंदर एग्जामिनेशन किया जाता है। जो मामला आपका सेशन ट्रायल का है या वारंट ट्रायल का अगर मामला है आपका, तो स्टेटमेंट के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, आपका मामला देखते हैं। जो विटनेस की स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग ही हम मामला आपका देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कहा गया कि सेक्शन 180 में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस के अकॉर्डिंग हम का सेशन ट्रायल या वारंट ट्रायल स्टार्ट करते हैं। ओके। अ पर्सन बीइंग एग्जामिन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू आंसर ट्रूली। अगर आप विटनेस से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका ये कर्तव्य है कि वो आपको सारी बातें बताए। जितने क्वेश्चन आपने पूछे सबके जवाब आपको ट्रूली दे, ये उसका कर्तव्य है आपका विटनेस का। लेकिन वहीं अगर जो मामला है आपका उसको क्रिमिनल बनाता है, उसको किसी पेनल्टी में अगर उसको भागीदार बनाता है, उसको क्रिमिनल बनाता है, तो वो उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, अन्यथा उसको हर बातों की जवाब देनी होगी आपकी। ओके। अगर वो जवाब नहीं देता है आपका, तो उसको सेक्शन 214 लगेगा बीएनएस का, और सेक्शन 212 लगेगा बीएनएस का अगर वो जवाब गलत देता है तो। फाल्स जवाब देता है तो 212, और जवाब नहीं देता है तो 214 आपका लगाया जाएगा। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन। हमने क्या किया है, हमने विटनेस को प्रोटेक्शन दिया सेक्शन हमने विटनेस को प्रोटेक्शन दी है आपकी आर्टिकल 23 के अंदर। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 क्या कहता है कि किसी भी विटनेस को उसके खिलाफ हम गवाही देने के लिए नहीं कह सकते हैं। कंपेयर टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी भी व्यक्ति को हम उसके खिलाफ विटनेस नहीं बनाएंगे, गवाही नहीं दे सकता वो अपने खिलाफ। सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा पुलिस एग्जामिनेशन के दौरान, किसी व्यक्ति को सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। केस हमने देखा था नंदिनी सप्तपति वर्सेस पीएन धनी का केस। ठीक है। अगर आप किसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करते समय, तो आप उसको बताएंगे, पुलिस उसको वार्न करेगा कि ये जो फैक्ट्स आप दे रहे हैं आपके खिलाफ एविडेंस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो आपके पास साइलेंट रहने का अधिकार है, आपके पास अधिकार है कि आप शांत रहें। ओके। यूज ऑफ पुलिस स्टेटमेंट। अब पुलिस स्टेटमेंट को आप कैसे यूज करेंगे, तो आपका सेक्शन 181 कहता है कि पुलिस की जो स्टेटमेंट है आपकी, उसको देखो 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया। सेक्शन 161 180 कहता है एग्जामिनेशन बाय पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। किसी पुलिस ने जो एग्जामिनेशन किया है वो सेक्शन 180 बताता है आपको, और वहीं जो सेक्शन 181 है वो बताता है यूज टू विच इट मे बी पुट इन क्रिमिनल ट्रायल। तो पहली बात है कि जब आप स्टेटमेंट लेंगे विटनेस के तो उस पर साइन नहीं कराएंगे। ठीक है। स्टेटमेंट जब लिया जाएगा विटनेस का तो उस पर साइन कराया जाएगा, मतलब इसको हम एविडेंस की तरह यूज नहीं करेंगे। एविडेंस की तरह यूज नहीं करेंगे अगर पुलिस ऑफिसर ने आपके स्टेटमेंट ली है तो। पुलिस ऑफिसर ने स्टेटमेंट ली है, आप इस पर साइन नहीं कराएंगे, मतलब इसको एविडेंस की तरह यूज नहीं किया जाएगा। नो सच स्टेटमेंट बी यूज्ड एज एविडेंस। ठीक है। इंक्वायरी में और ट्रायल में इसको यूज नहीं करेंगे हम। ओके। ना ही हम इसको यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन में, ना ही कोरोबोरेशन में आपका जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है जो कि कोर्ट के सामने पेश हुआ है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको यूज करना है तो पहले आपको कोर्ट की प्रायर परमिशन लेनी होगी, प्रायर परमिशन आपको कोर्ट की लेनी होगी, उसके बाद ही आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन में या कोरोबोरेशन में यूज कर सकते हैं। ओके। फिर आप देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन के बारे में पूछा गया कि आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कन्फेशन की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे सेक्शन 183 के बारे में। अब आपको लिख के कैसा है, हम लिखेंगे कन्फेशन कौन लेगा, किसका लिया हुआ कन्फेशन आपका मान्य है, ठीक है, और कैसे उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, कन्फेशन जो दिया है आपका क्या वो एविडेंस के रूप में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो पहले द कंटेंट वाई, कन्फेशन जो है आपका वो हाईली वैल्यूएबल है। ठीक है। द कंटेंट वाई में क्या लिखा हुआ है, जो कन्फेशन है आपका वो हाईली वैल्यूएबल है। नो कन्फेशन, कोई भी कन्फेशन आपका पुलिस ऑफिसर नहीं लेगी। ठीक है। कोई भी कन्फेशन आपका पुलिस ऑफिसर नहीं लेगी, सेक्शन 22 में इसको यूज नहीं किया जाएगा। ओके। फिर कहा गया इन्होंने कि जो आपने कन्फेशन लिया है वो आपके मैजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाएगा। मैजिस्ट्रेट जब कन्फेशन लेगी तो कन्फेशन आपका हमेशा वॉलंटरली होना चाहिए, सुबह इच्छा से वो होना चाहिए। सेक्शन 164 यानी सेक्शन 183 आपका क्या कहता है, सेक्शन 183 आपका क्या कहता है,
कि कन्फेशन लेने की पावर सिर्फ आपकी मैजिस्ट्रेट के पास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास आपके पावर है कि वो कन्फेशन ले सकता है, अन्य कोई व्यक्ति आपका कन्फेशन नहीं लेगा। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट्स आप कवर करेंगे जब आप कन्फेशन लेंगे? आप बताएंगे उसको, आप व्यक्ति को बताएंगे कि आप बाउंड नहीं है कन्फेशन देने के लिए, अगर आपने कन्फेशन दिया है तो हम इसको एविडेंस की तरह यूज करेंगे, आपको इसको स्वेच्छा से देना है। ठीक है, अगर आपको रिकॉर्डिंग करते समय आप उसको कैसे करेंगे रिकॉर्ड? लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में करेंगे, बिना शपथ के आप इससे क्या करवाएंगे? कन्फेशन रिकॉर्ड कराएंगे। कन्फेशन पे साइन करवाए जाएंगे आपके एक्यूज्ड के। ठीक है, प्रॉपर इसका मेमो बनाया जाएगा और मैजिस्ट्रेट शेल सेंड द रिकॉर्ड टू द मैजिस्ट्रेट बाय होम इंक्वायरी ट्रायल। और जिस मैजिस्ट्रेट ने आपका कन्फेशन लिया है वो कन्फेशन उस मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे जो उस मामले की जांच कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं या ट्रायल कर रहे हैं, विचारण कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं, उनके पास आप भेज देंगे। ठीक है, फिर इसका केस जो हमने क्लास में भी देखा, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जब आप कन्फेशन लेंगे तो आप ये चीजें बताएंगे कि आपको देखना है कि वार्निंग देनी है आपको पहले उसको व्यक्ति को कि आपके खिलाफ ये एविडेंस यूज किया जाएगा, आपके पास प्रॉपर टाइम है सोचने का, उसको एक फ्री एनवायरनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि उसके ऊपर कोई इंजरीज तो नहीं है, किसी प्रकार की इंजरी तो नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर वो हैंडकैफ में हथकड़ी लगी है तो उसकी हथकड़ी आप खुलवाएंगे, उसको एक प्रकार का फ्री एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कराएंगे, उसको फ्री करेंगे टॉर्चर और प्रेशर से पुलिस ऑफिसर के। ठीक है, और उसको फिर आप जुडिशियल कस्टडी में, अगर उसने कन्फेशन नहीं दिया है, आपका कन्फेशन अगर उसने नहीं दिया है या कन्फेशन दे दिया है आपका, तो उसको आप फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, ना कि उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। ठीक है, चाहे वो कन्फेशन देने से मुकर गया है या फिर उसने कन्फेशन दे दिया है, तो फिर आप उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, ना कि उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। आर्टिकल 22 का ध्यान रखा जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन आता है कि क्या एविडेंशियरी वैल्यू है आपकी कन्फेशन की, कन्फेशन की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। ठीक है, ये हम देखेंगे आपका इसके अंदर। तो हमने देखा कि जो कन्फेशन है आपका वो एविडेंस के लिए यूज किया जा सकता है, तो इसके दो पॉइंट हमने बना दिए, कन्फेशन स्टेटमेंट और आपकी नॉन कन्फेशन स्टेटमेंट। कन्फेशन स्टेटमेंट आपकी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, कन्फेशन आपने किया है तो वो एविडेंस का यूज होगा। ठीक है, कन्विक्शन किया जा सकता है, आपकी दोष सिद्धि की जा सकती है, दोष सिद्धि हो जाएगी आपकी कन्फेशन के बाद, दोष सिद्धि आपकी मानी जाएगी कन्फेशन के बाद। ठीक है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में आपका यूज किया जाएगा ये एविडेंस के। ठीक है, वहीं बात की गई अगर आपकी नॉन कन्फेशन स्टेटमेंट है तो ये आपके सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इसको ये आप यूज कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को बाद में यूज किया जा सकता है आपका किसके अंदर, कोलाबोरेशन में और क्रॉस एग्जामिनेशन में आपका यूज किया जा सकता है, सेक्शन 160 148 ऑफ बीएस से। ठीक है, राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में कहा गया। फिर है नॉन कंप्लायंस एंड सेक्शन 463, इसके अंदर क्या है आपका, अगर आपके जब आपने कन्फेशन लिया है तो अगर कन्फेशन लेते समय आपने नॉन कंप्लायंस किया है, पालना नहीं की है आपने सेक्शंस की, तो क्या किया जाएगा, आपके जो कन्फेशन है उसको मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके, फिर आपका क्वेश्चन आता है, ये पुराना सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है तो ठीक है, तो ये सीआरपीसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे था सेक्शन 164, अब हो गया सेक्शन 184 जो हमने देखा था एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम। अगर रेप विक्टिम की आपकी बात की जाए तो हमने देखा था कि रेप विक्टिम अगर आपका है तो कोई महिला आपकी क्या करेगी, उसका वो लेगी स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ली कि उसको मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका भेजा जाएगा, और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा आपका करवाया जाएगा, 24 आवर्स के अंदर उसको वहां भेजा जाएगा, ये पॉइंट भी आप मेंशन करेंगे। फिर आप बताएंगे जब आपकी रिपोर्टिंग बनेगी तो आप बताएंगे क्या नेम है, क्या एड्रेस है, क्या एज है, डीएनए रिपोर्ट क्या आई है, अगर कोई इंजरी मार्क है तो उसके बारे में, हेल्थ कंडीशन कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, इस सब के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 184 के बारे में आप सब कुछ मेंशन कराइए जो उसके अंदर पॉइंट लिखे हुए हैं, बेयर एक्ट आपको काफी अच्छे पॉइंट देता है तो वही आप मेंशन कर देना। फिर आज का क्वेश्चन एक और लास्ट, सीआरपीसी में आपका ये सेक्शन था लेकिन आपके बीएनएसएस में इसको हमने सेक्शन 112 में कवर किया है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट।
लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है आपका? अब देखिए कोई मामला ऐसा है आपका जो कि आउटसाइड द जुरिडिक्शन है, आउटसाइड इंडिया अगर कोई व्यक्ति आपका है जिसका हमें स्टेटमेंट लेना है, आउटसाइड इंडिया अगर कोई आपका व्यक्ति है जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसका स्टेटमेंट आपको लेना है, तो फिर हम भेजते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फिर आपका भेजा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा गया एन एप्लीकेशन इज मेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक एप्लीकेशन आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा बनाई जाएगी। वो क्या करेंगे, या फिर सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा आपकी इन्वेस्टिगेशन बनाई जाएगी। उसको आपको या तो कंट्री के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके क्षेत्र से बाहर है, या फिर कोई व्यक्ति आपका इंडिया से बाहर रहता है, तो आप ये क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर क्या आप करेंगे, ये कोई क्रिमिनल कोर्ट आपका लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बनाएगा और फिर उसको भेज देगा आपका उस जगह पे जिसके पास वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति का फिर क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति फैक्ट्स के बारे में जानते हैं उसका एग्जामिनेशन करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे उसकी स्टेटमेंट को, और डॉक्यूमेंट्स आप ले लेंगे। किसी विटनेस का आपको स्टेटमेंट लेना है तो आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बनाएंगे, वो व्यक्ति आपका इंडिया से बाहर है तो इंडिया से बाहर आप उनको भेजेंगे, वहां के कोर्ट जाके फिर उस व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ, एक सेकेंड, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपकी कैसे की जाती है, ओके। इन्वेस्टिगेशन का बैलेंस कैसे किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव पावर है पुलिस की और जुडिशियल पावर है आपकी मजिस्ट्रेट की। एग्जीक्यूटिव पावर पुलिस की क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, एविडेंस ले सकती है और सारी विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। वहीं मजिस्ट्रेट की बात की जाए तो मजिस्ट्रेट आपका संज्ञान लेंगे, संज्ञान लेने के बाद अगर उनको लगता है इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को वो कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स और मजिस्ट्रेट की जुडिशियल पावर्स है, ओके। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, लेक्चर काफी लंबा रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस आप देखिए फ्रेम कैसे किए जाते हैं। बेल एक्ट आप पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 13 आपका चैप्टर नंबर 13 आपका बहुत बड़ा एक चैप्टर है बीएनएसएस का। सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है इसके, ऐसे नहीं कह सकती कोई प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे प्रोविजन से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। आपको ये बात देखनी है कि कौन से प्रोविजंस आपको कहीं पे मेंशन करके आने हैं। अगर आपको सेक्शन याद है, सेक्शन नंबर याद है तो अच्छी बात है। अगर आपको सेक्शन के वर्डिंग्स ही नहीं याद, ठीक है, जो सेक्शन के अंदर वर्डिंग्स लिखे आपको नहीं याद है, तो आपकी अपनी वर्डिंग्स में भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन जो वर्ड्स आप यूज करेंगे वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज के यूज करना, ठीक है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपका। केस लॉज, ये सेक्शन आपने अगर लगाया है तो आपकी प्री में भी केस लॉज आप देखना यहाँ से काफी पूछने को मिलेंगे। मेन मोटिव यही था कि जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये केसेस आप अपने मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तो जो आपको अगर प्री में भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली तो आप इसको पढ़ लेना, और मेंस में तो आपको मेंशन करके आने ही है, ओके। थैंक यू फॉर द क्लास।